इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के जो सवाल आते हैं, एक जो सवाल आता है हमारे पास वो नॉर्मली आता है कि वो आपको बोलेगा प्रॉफिट कितना है, वो आपको बोलेगा कैपिटल कितना है। इस तरह के सवाल बहुत आते हैं। सो हम पहले सवाल को पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको गाइड करता हूँ क्या करना है। कह रहा है इसारबा हैज अ फाइनेंशियल ईयर एंड ऑन 31 दिसंबर, ठीक है। ऑन 31 मार्च 2020 शी ट्रांसफर्ड हर प्राइवेट व्हीकल टू द बिजनेस एट अ वैल्यू ऑफ 12,000। ये इन्वेस्टमेंट है, एडिशनल कैपिटल है। हर प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020 was 7,800. Her cash drawing amounted to 8,000. Depreciation 900 had been provided on the vehicle, ठीक है। She also took goods for her own use. उसकी कॉस्ट ये थी, सेलिंग प्राइस ये थी। ये बताएं उसके कैपिटल में इंक्रीज एंड डिक्रीज कितना है। अच्छा, इस तरह के जो सवाल आते हैं ना, मतलब यानी जिसमें हमें डायरेक्ट प्रॉफिट निकालना हो या हमें इस तरीके से कैपिटल के हवाले से बताना हो, तो मैं एक इक्वेशन बच्चों को लिखवाता हूँ, वो जहन में बैठा लें। हर टॉपिक के लिए कोई ना कोई एक इंपॉर्टेंट कोई ना कोई एस्पेक्ट होता है। तो वो इक्वेशन ये है, ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट, प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग। ठीक है, आप इसका आंसर अगर आपके जहन में आ रहा हो दे भी सकते हैं। प्लस इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट से मुराद ये कि जो आपने एडिशनल पैसा लगाया है, एडिशनल कैपिटल के लें। ठीक है, अच्छा जी। बेटा देखो यार, मुझे याद होगा तो मैं सारे टॉपिक के दे दूंगा, टाइम मिलेगा तो मैं हर एक की इक्वेशन बना दूंगा। इक्वेशंस आपको कॉस्टिंग में बहुत चाहिए होंगी। मैंने कॉस्टिंग पढ़ाऊंगा, मैं इंशाल्लाह कल से शुरू कर दूंगा कॉस्टिंग। कल भी एक ऑनलाइन क्लास ले लूंगा, उसमें कॉस्टिंग करवा दूंगा शुरू। कॉस्टिंग में मार्जिनल कॉस्टिंग पहले करवा दूंगा। तो ये इक्वेशन जहन में बिठा लें, ये इक्वेशन बहुत यूज होगी। इनकम रिकॉर्ड में ये इक्वेशन बहुत यूज होगी। अब इस सवाल में इसने क्या किया है, इस सवाल में उसने प्रॉफिट दिया हुआ है। सॉरी, इस सवाल में उसने में ये किया हुआ है, बोला है प्रॉफिट कितना है, ये उसने बताया हुआ है, ये रहा। ठीक है। इस सवाल में इसने में बोला है ड्राइंग कितनी है, बताया हुआ है, ड्राइंग ये रही, ये ड्राइंग है, ये ड्राइंग है, ठीक है, ये ड्राइंग दी हुई है। इस सवाल में एडिशनल इन्वेस्टमेंट कितनी है, वो भी बताई हुई है, वो ये रही। ठीक है। उसने ये पूछा है, ये बताओ प्रेरणा बेटा, आपने डी आंसर दिया, देखते हैं। ये बताओ कैपिटल में चेंज कितना है, कैपिटल में चेंज कितना है। तो जाहिर सी बात है, ओपनिंग कैपिटल उस साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ओपनिंग कैपिटल को अगर मैं उस साइड लेके जाऊंगा तो ये इससे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, मतलब हमारे पास चेंज आ जाएगा। तो अगर इन तीनों चीजों को हम सम अप कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। तो देख लेते हैं प्रॉफिट कितना आ रहा है हमारे पास। प्रॉफिट हमारे पास सवाल में दिया हुआ है 7,800। मैं लिख देता हूँ 7,800। ड्राइंग कितनी है, ड्राइंग दो है। एक तो उसने कैश विड्रॉ किया था, वो 8,000 है। दूसरा एक चीज थी, उसकी कॉस्ट 1,000 थी, सेलिंग प्राइस 2,000 थी, ये विड्रॉ की। कॉस्ट लेंगे, सेलिंग प्राइस लेंगे ड्राइंग में। जब कोई इंसान ड्राइंग करता है, कॉस्ट लेते हैं, सेलिंग प्राइस लेते हैं। हमेशा हम क्या लेते हैं, कॉस्ट लेते हैं। क्या लेते हैं, कॉस्ट लेते हैं। तो 8,000 रुपए की ड्राइंग एक थी और 1,000 रुपए की ड्राइंग एक थी, टोटल ड्राइंग होगी 9,000 की। एडिशनल इन्वेस्टमेंट में आप कोशिश किया करें कि जो एग्रीड वैल्यू वो लिया करें। यहाँ तो पैसे लगा रहा है, सॉरी यहाँ व्हीकल लगा रहा है, लेकिन कभी कभार ऑनर क्या करता है, कोई चीज लगाता है तो सवाल में दिया होता है उसकी कॉस्ट ये थी, उसकी बुक वैल्यू ये थी, उसकी एग्रीड वैल्यू ये थी। हमेशा हम एग्रीड वैल्यू लेते हैं। वो कितनी है, 12,000 है। तो 12,000 क्या कर देंगे हम लोग, प्लस कर लेंगे। ठीक है। अच्छा जी। सर ये डेप्रिसिएशन का क्या करें, ये इसने डिस्ट्रैक्टर दिया हुआ है, यहाँ इसका कोई काम नहीं है। हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं कैपिटल के चेंज फाइंड करने के। अगर आपको डेप्रिसिएशन लेना है तो फिर आपको एसेट माइनस लाइबिलिटी वाला तरीका लेना होगा। मतलब एक और तरीका भी है, वो है एसेट माइनस लाइबिलिटी वाला। उसमें फिर डेप्रिसिएशन कंसीडर करते हैं। ये दूसरा तरीका है। जब दूसरा तरीका आप उठाएंगे तो फिर उसमें हम ये कंसीडर नहीं करते। ठीक है। इसकी मिसाल ऐसे है, वो आपको बोलता है ये बताओ ट्रेड पेबल कितने हैं, और आपको सवाल में दे देता है डिस्काउंट रिसीव, और आपको सवाल में देता है ट्रेड पेबल टर्नओवर दे देता है, और क्रेडिट परचेजेस दे देता है। जब ट्रेड पेबल टर्नओवर का फॉर्मूला लगाओगे तो उसमें सिर्फ क्रेडिट परचेज हमें चाहिए बस। डिस्काउंट रिसीव इसका मैं कुछ भी नहीं करना। हाँ, ये तब चाहिए होता है जब हमें टी अकाउंट बनाना होता। अगर वो बोलता है टी अकाउंट बना के ये बताओ ट्रेड पेबल का बैलेंस कितना है, वहां हम यूज करते हैं। तो ये डेप्रिसिएशन क्या है, डिस्ट्रक्टर है। तो क्या आंसर आ रहा है बेटा। जी गाइस, अगर आप कैलकुलेशन करके बताएं क्या आंसर आ रहा है। डी आ रहा है आंसर। गाइस मैं आप लोगों से मुखातिब हूं, ऐसा नहीं करें। डी आ रहा है, ओके आगे चलते हैं सर। अच्छा जी, ये रेशोज के सवाल है, इसको छोड़ दें। बाज दफा क्या होता है, इनकम रिकॉर्ड के साथ बंदे को रेशोज भी करना चाहिए। ये एक और सवाल है। अच्छा, आपके पास पेपर में बहुत सारे सवाल ऐसे आएंगे जिसमें बोलेगा इन्वेंट्री चोरी हो गई, इन्वेंट्री डैमेज हो गई, वो फाइंड करें। इसके लिए मैंने आपको लास्ट टाइम इक्वेशन बताई थी, वो आप याद रख लें। वो हमारे पास इक्वेशन है, ओपनिंग इन्वेंट्री
प्लस परचेजेस, अगर कोई परचेज रिटर्न है तो माइनस करेंगे, अगर कोई कैरेज है तो ऐड करेंगे, माइनस स्टोलन, जो स्टोलन इन्वेंट्री है, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो ये मैं सिखा चुका हूं, आप ये वाली इक्वेशन यूज करें, आपके पास का आंसर आ जाएगा। आपने करना क्या है, सवाल में इसने आपको सेल्स दी हुई है, ठीक है, आपके सामने सवाल में सेल्स आ रही है, सेल्स पे ये दिया हुआ है इसने मार्कअप। अब मार्कअप को मार्जिन में कन्वर्ट करना होगा, तो यहाँ मैंने एक बच्चों को एक बात बताई थी, जब भी पेपर में आपको 33.33% दिया हो या 1/3% दिया हो, आप इसकी जगह पे ये वाला लिख दें, 1/3 लिख दें। यानी हमारा मार्कअप फ्रैक्शन में कितना बनता है, 1/3 बनता है। और जब इसको आप मार्जिन में कन्वर्ट करें, क्योंकि आंसर फिर डेसिमल में आता है, राउंड ऑफ करना मसला होता है, तो जब भी पेपर में 33% दिया हो ना, आप उसकी जगह 1/3 कर लें। तो मैंने बच्चों को ये बताया कि जब भी मार्कअप दिया हो, मार्कअप तो सेल्स पे लगेगा नहीं, इसको मार्जिन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने क्या क्या सीखा था कि जो भी हमारे पास ये ऊपर 1 दिया हुआ है, जो भी न्यूमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, और ऐड करेंगे, माइनस करेंगे। अगर मार्कअप से मार्जिन में जाना हो, मार्कअप दिया हुआ है सर, मार्कअप प्लस करेंगे, तो ये 1/4 हो जाएगा। ये 1/4 इस पे लगाएं, 45,600 पे आपके पास जीपी आ जाएगा। वो जीपी माइनस करेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी, देन आप ये सारी वैल्यूज पुट करें ऊपर की इक्वेशन में, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं आगे चलता हूँ, 8 पर आ जाते हैं। जो हमारा असल मकसद है आज, वो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है, इस पर जरा फोकस कर लेते हैं। 8 वाला आपने जरा देख लेना है, फिर हम बात करते हैं। एट द एंड ऑफ द ईयर, बारक ड्राफ्ट अकाउंट शोड अ कैपिटल बैलेंस ऑफ 4,300। ये वाकई बहुत प्यारा एमसीक्यू है, ये कई बच्चे परेशान होते हैं। साल के आखिर में बारक का कैपिटल कितना था, 4,300 था। हिज ड्राइंग अकाउंट इंक्लूडेड अ डेबिट एंट्री ऑफ 150 फॉर गुड्स टेकन फॉर आवर ओन यूज। उसने ड्राइंग की थी, ये ड्राइंग हम एडजस्ट कर चुके हैं, ये ड्राइंग हम ऑलरेडी एडजस्ट कर चुके हैं, ठीक है, मतलब माइनस कर चुके हैं। Bark realized that this entry had been recorded in error at selling price rather than cost price, और उसका मार्कअप कितना था, 50% था। बार्क ने बोला यार ये सेलिंग प्राइस में मैंने रिकॉर्ड कर ली है, और इसको मुझे कॉस्ट प्राइस पे लेके आना है। तो ये बताएं उसके कैपिटल पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। मतलब कैपिटल में ये ऐड माइनस कर चुका है, अब वो कह रहा है कि मैंने गलती से 150 माइनस कर दिया है, हालांकि इस ये सेलिंग प्राइस है, ये क्या है, सेलिंग प्राइस है। और हम जब भी सेलिंग प्राइस डिसाइड करते हैं, मार्कअप लगाते हैं 50%। तो अब आप बताएं उसका कैपिटल कितना हो, अगर इसको करेक्ट करेंगे कैपिटल कितना होगा। ये बहुत प्यारा एमसीक्यू है बेटा। जी गाइस, आप मुझे मैसेज में बताएं, बाकायदा ग्रुप में बताएं आपके नज़दीक क्या होगा कैपिटल इसका। चले मैं आपको आसान करवा देता हूँ थोड़ा सा। देखिए मार्कअप 50% है, ऊपर ये सेलिंग प्राइस है, हमें इसकी कॉस्ट, इसको कॉस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो अगर मार्कअप हमारा 50% है, तो मार्जिन कितना होगा, 50/100। हम मार्कअप है, मार्जिन में कन्वर्ट करना है, प्लस करेंगे 50, तो ये हो जाएगा 50/150। 50/150 मल्टीप्लाई करेंगे 150 से, 50 आएगा, 50 को माइनस करेंगे, कॉस्ट आ जाएगी 100। तो हमें बेसिकली ड्राइंग ये लिखनी चाहिए थी, 100 लिखनी चाहिए थी। हमने ड्राइंग में जाके लिख दिया 150, हमने 50 रुपए ज्यादा माइनस कर दिए, हमने 50 रुपए इससे ज्यादा माइनस कर लिए। तो बताएं ठीक करेंगे तो क्या इम्पेक्ट पड़ेगा, ठीक करेंगे तो इसका आंसर डी आएगा। मोस्टली बच्चों ने यही किया है, मोस्टली बच्चों ने यही बताया कि सर ये 4,300 जो हमारे पास ऊपर आ रहा है, हमने इसमें से 150 माइनस किया है, -100 करना चाहिए था। तो 50 हम ऐड करेंगे, 50 हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 4,350। अब इसमें इशू क्या है, देखें, जब हम क्लोजिंग कैपिटल की बात करते हैं ना, क्लोजिंग कैपिटल की, तो आप सबसे एक सवाल करता हूं, जब आप एसओएफपी बनाते हैं, एसओएफपी में सबसे पहले क्या लिखते हैं, ओपनिंग कैपिटल, क्या लिखते हैं, ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। और उसमें क्या करते हैं, ऐड प्रॉफिट करते हैं, और प्रॉफिट के बाद क्या लेस करते हैं, ड्राइंग। तो आप सब लोगों ने क्या किया कि सर हमने ड्राइंग ज्यादा लिखी थी, तो जाहिर सी बात है हमें 50 रुपए रिवर्स करने चाहिए, तो आपने ड्राइंग वाला इम्पैक्ट उसमें डाल दिया इस क्लोजिंग कैपिटल में। लेकिन मेरा सवाल है, जब ये चीज आपने, ये जो आपकी जो ये जो गुड्स विड्रॉन होते हैं, आप सबको पता है ये गुड्स विड्रॉन आपके आईएएस में भी आते हैं। अगर आपने कभी आईएएस बनाई हो, तो आपने आईएएस में क्या किया होगा, परचेजेस के बाद गुड्स विड्रॉन को माइनस किया होगा, अगर आपको याद आ रहा हो। तो इसका मतलब ये कि जब उसने इसको सेलिंग प्राइस पे रिकॉर्ड किया है,
तो जाहिर सी बात है इसने अपने प्रॉफिट में भी जाके सेलिंग प्राइस के हिसाब से रिकॉर्ड किया होगा। मतलब जब इसने जब प्रॉफिट कैलकुलेट किया होगा तो वहां जो गुड्स विड्रॉन लिखे होंगे वो 150 के हिसाब से लिखे होंगे बजाय 100 के। तो आप सबको पता है क्लोजिंग इन्वेंट्री जिस तरह इनकम है माइनस हो रही है, गुड्स विड्रॉन भी क्या होते हैं, इनकम की तरह आ रहे होते हैं वहां पे आईएस में। यानी वो इनकम की तरह आ रहे होते हैं, मतलब वो प्रॉफिट को बढ़ा रहे होते हैं। तो जाहिर है उसने 50 रुपए से अपना क्या किया होगा, प्रॉफिट भी बढ़ा दिया होगा। तो जब आप गुड्स विड्रॉन को आप 100 पे लिखेंगे तो आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 50 से कम हो जाएगा। जब आपका प्रॉफिट 50 से कम हो जाएगा तो लाजमी बात है कैपिटल भी क्या होना चाहिए, 50 से कम होना चाहिए। तो बताने का मेरा मकसद ये है कि इस एंट्री के, इसकी बकायदा एंट्री होगी। इसकी एंट्री क्या होगी, ये जो 50 रुपए अपने ज्यादा लिखे हैं इसकी एंट्री होगी। हम ड्राइंग को जाके क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे 50 से, और आईएस को जाके डेबिट करेंगे 50 से। अब ड्राइंग को क्रेडिट करने से क्या हो जाएगा, कैपिटल 50 रुपए से बढ़ जाएगा, वो आपने बढ़ा दिया। लेकिन जब आप आईएस को डेबिट करेंगे इट मीन्स आप अपने प्रॉफिट को रिड्यूस कर रहे हैं। प्रॉफिट को रिड्यूस करेंगे तो कैपिटल भी रिड्यूस हो जाएगा, और ये आ जाएगा 4300। आंसर आएगा सी, सी फॉर कैट। ये इसका आंसर है। तो ये थोड़ा टेक्निकल मसला था इसमें। बात समझ में आ गई बेटा? ओके आगे चलते हैं, टाइम शॉर्ट है हमारे पास। चलें जी, ये तो आप लोगों से हो जाएंगे, ये आप लोगों से हो जाएंगे, ये मैं नहीं करवा रहा। या चलो कर लो यार, ये वाला सवाल कर लो, थोड़ा बच्चों को तंग करता है। ये आसान सवाल है। कॉस्ट ऑफ सेल्स की इक्वेशन अगर आपको याद होगी तो ये हो सकता है। बहुत सारी चीजें डिस्ट्रक्टर होती हैं, जानबूझ के एग्जाम में दे रहा होता है। जी गाइस मुझे मैसेज में बताएं क्या आंसर आएगा इसका। कैलकुलेटर रख लेना पास। कॉस्ट ऑफ सेल्स की इक्वेशन बनानी है आप लोगों ने, दैट्स इट। ठीक है बेटा। गुड्स टेकन बाय ऑनर फॉर ओन यूज क्या करेंगे सर, माइनस करेंगे। इन्वेंट्री जो ओपनिंग है क्या करेंगे सर, प्लस करेंगे। क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या करेंगे सर, माइनस करेंगे। परचेजेस क्या करेंगे सर, प्लस करेंगे। रिटर्न दो है, रिटर्न दो है। अब आप सबको पता है हम कौन सा रिटर्न लेके जाते हैं कॉस्ट ऑफ सेल में, परचेज रिटर्न लेके जाते हैं। परचेज रिटर्न डेबिट साइड पे आता है क्रेडिट साइड पे। सर अगर परचेजेस डेबिट साइड पे आती है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट साइड पे आता है। और परचेज रिटर्न क्या होता है सर, माइनस होता है। तो हम ये वाला लेंगे, ये वाला नहीं लेंगे, 3000 नहीं लेंगे, क्योंकि ये सेल्स रिटर्न है। तब आप देख रहे हैं क्या आंसर आ रहा है, सारे बच्चे बोल रहे हैं सर ये आंसर आ रहा है। ठीक है बेटा, आला बेटा। चलें जी। ओके ओके, ये वाला एमसीक्यू जरा देखते हैं। A sole trader has trade receivable of 21650 at the end at the start of the year. ट्रेड रिसीवेबल थे साल के शुरू में 21650, ये ओपनिंग हो गया, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर देयर वर इररिकवरेबल डेट ऑफ 450, ठीक है बेटा। उसके बाद लिखा हुआ है कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर 42670। एट द ईयर एंड द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन शोड ट्रेड रिसीवेबल 25745 आफ्टर डिडक्टिंग प्रोविजन ऑफ 5%। व्हाट वर द सेल्स फॉर द ईयर। क्या ख्याल है यार, क्या सवाल है यार। इसमें बेटा आपको देखें, आपने इनकम रिकॉर्ड पढ़ा है। अगर हमारी सारी की सारी सेल्स क्रेडिट है, सारी की सारी सेल्स क्रेडिट है, तो उसमें हमें फिर क्या करना पड़ता है, ट्रेड रिसीवेबल का टी अकाउंट बनाना पड़ता है। तो ये सवाल कैसे होगा, आप सबने ट्रेड रिसीवेबल का टी अकाउंट बनाना पड़ेगा। आप सब क्या करें, ट्रेड रिसीवेबल का टी अकाउंट बना लें। ठीक है, ये मैं ये शेयर कर दूंगा शीट आपको। ये कुछ पुरानी शीट बनी हुई तो अपडेटेड नहीं है, लेकिन फायदा आपको फिर भी हो जाएगा। तो साल के, अच्छा एक बात एक और बता दूं, इस पे तो दोनों बैलेंस दिए हुए हैं। कभी कभार वो दोनों बैलेंस नहीं देगा, बोलेगा इंक्रीज इन रिसीवेबल, डिक्रीज इन रिसीवेबल। अगर वो सवाल के अंदर बोलता है ना इंक्रीज इन रिसीवेबल, तो इसका मतलब ये क्लोजिंग ज्यादा है तो उसको क्लोजिंग कंसीडर करेंगे, बैलेंस सीडी कंसीडर करेंगे। अगर वो बोलता है ना डिक्रीज इन रिसीवेबल, इसका मतलब ओपनिंग ज्यादा है, उसको फिर बैलेंस बीडी कंसीडर करेंगे। ठीक है, ये आप लोगों ने ख्याल करना है इस चीज का। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस, वो कहाँ है साइड पे, वो है 21650। फिर वो कह रहा है इर्रिकवरेबल डेट हुए थे 450, ये लिख देंगे क्रेडिट साइड पे। हमने कैश रिसीव किया था 42670। इसमें भी सीन करता है कभी कभार कि जो हमने कैश रिसीव किया था उसमें 4% डिस्काउंट था, तो फिर डिस्काउंट हमें रिवर्स वर्किंग करके मालूम करना पड़ता है। ठीक है, पर यहाँ ऐसा नहीं है। पर यहाँ एक सीन है बहुत बड़ा। इसने जो रिसीवेबल्स बताए ना वो दिए हैं इसने मुझे एसओएफपी से दिए हुए हैं।
वो बोले एसओएफपी से दिए हुए हैं और प्रोविजन माइनस करके दिए हुए हैं। एक बात हमेशा याद रखें, यहाँ जो रिसीवेबल आते हैं ना, वो बैलेंस सीडी जो यहाँ पर आ रहा होता है वो प्रोविजन से पहले वाला होता है। मतलब रिसीवेबल दो होते हैं, एक होता है ग्रॉस, एक होता है नेट। ग्रॉस रिसीवेबल उसको कहते हैं जिसमें से आपने प्रोविजन नहीं माइनस किया होता, ठीक है, जो आप परसेंटेज लगाते हैं वो वाला। और नेट उसको कहते हैं जो प्रोविजन माइनस करके आता है, वो सिर्फ एसओएफपी में हम शो करते हैं माइनस करके। तो हमें इसको रिवर्स वर्किंग करके ठीक करना पड़ेगा। कैसे ठीक करना पड़ेगा? आपको मैंने एक चीज बताई थी कि जब भी एक फॉर्मूला शायद लिखवाया होगा, वैल्यू गिवन डिवाइड बाय वैल्यू परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय रिक्वायर्ड परसेंटेज। तो वैल्यू गिवन कितनी है? 25745। और इसमें से माइनस हुआ हुआ है 5%, तो 100 - 5% कर लें, ये कितना आ जाएगा? 95%। और हमें फाइंड क्या करना है? हमें ओरिजिनल रिसीवेबल फाइंड करने हैं, और वो किसके बराबर होते हैं? 100% के बराबर होते हैं। तो आप इसको डिवाइड बाय 95 कर दें, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें, आपके पास ओरिजिनल रिसीवेबल्स आ जाएंगे जो प्रोविजन से पहले के थे। तो मुझे बता सकते हैं क्या आंसर आएगा? 25745 डिवाइड बाय 95 मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज इग्नोर कर लें, रिसीवेबल की वैल्यू कितनी आएगी? जल्दी से बताएं बेटा, ताकि मैं आगे। 27। सर इसमें क्वेश्चन में थोड़ी मुश्किल हो रही है समझने में। हम्म। बेटा ए लेवल है, ए लेवल में तो ये सीन होने हैं बेटा। अब मेरे साथ मसला ये हो रहा है कि मैं आपको एक काम करता हूँ, एक तो है कि ये सवाल कैसे होगा, ये समझ में नहीं आ रहा। तो ये थोड़ा सा फिर इसमें प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी आपको। अब इसमें फिर ये है कि मैं आपको एक वीडियो भेजता हूँ अपनी ओ लेवल की, वो थोड़े आसान सवाल हैं। पहले आप वो करें, आप उनको समझें, फिर आप इस पे आए। क्योंकि मेरा एक छोटा सवाल है, वो इनकमिंग रिकॉर्ड के सिर्फ दो सवाल देगा पेपर में, दो देगा। चलो एक आसान देगा, लेकिन दूसरा थोड़ा एवरेज करेगा ना वो तो। इस तरह की हरकतें वो करेगा आपके साथ, क्योंकि ये ए लेवल है। ए लेवल में जो एवरेज बच्चा स्कोर करता है ना, एवरेज बच्चा, वो करता है 16, 15, 18, 19, इतने ही एमसीक्यू सही करता है। तो अगर आपको प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी। तो अगर आप पुराने सवाल करेंगे तो मैनेज हो जाएगा, मतलब यानी आप 2016, मैंने आपको एक उमेर मसूद का लिंक शेयर किया होगा, आप वहां जाएं, उसमें 2016 तक के एमसीक्यूज दिए हुए हैं, आप वो करें, वीडियोस देखें, तो आपकी ग्रिप बन जाएगी। फिर उससे आगे वाले करेंगे तो ऐसा ऐसा ग्रिप बनेगी। ठीक है। तो अली बेटा, मैं ये कर लेता हूँ, आपको अपने ओ लेवल के एमसीक्यूज भेजता हूँ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के, आप वो देखें, उससे आइडिया हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि ए लेवल है, ए लेवल में इस तरह के एमसीक्यूज आएंगे। अभी मैंने कॉस्टिंग शुरू नहीं की, अब कॉस्टिंग में मैं कल शुरू करूंगा मार्जिनल। तो वो तो इसका भी बाप है। उस पर फिर और दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। उसमें भी इक्वेशन सिखाऊंगा मैं आपको, एक इक्वेशन, सारे सवाल उसी से कराऊंगा मैं आपको इक्वेशन से। लेकिन ये है कि उसमें फिर थोड़ा ज्यादा चैलेंजिंग हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा जी। सो बच्चों ने क्या, इसमें मैंने ये बताया कि रिसीवेबल का अकाउंट बनाना है, और सारा काम करने के बाद आपके पास दोनों साइड का टोटल करेंगे, आपके पास डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है। अच्छा अली बेटा, अगर तुम्हारे साथ ये मसला हो रहा है ना, ये वैल्यूज किस तरह फाइंड करते हैं, तो इन मुझे कल मैं 15 मिनट निकाल के बैठ के मैं आपको ये सिखाऊंगा कि वैल्यूज कैसे फाइंड करते हैं। अच्छा जी, आ जाए बेटा। इसका आंसर क्या आ रहा है? जल्दी बताएं, इसका आंसर क्या आ रहा है, जल्दी से बताएं ताकि मैं कंफर्म हो जाए। क्या आंसर आ रहा था इसका बेटा? डी आंसर आ रहा था, डी। ठीक है, 448,750। ओके ठीक, ओके बेटा, आगे चलते हैं। ओके 19 छोड़ें इसको। चलें जी, ये बताइए, तो बड़ा आसान सवाल है, देखिए कितना बच्चों वाला सवाल है। बोल रहा है कि वो बताओ कि हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस है किसका, सप्लायर का, वो बताओ। हमारे सप्लायर का क्लोजिंग बैलेंस कितना है, ये बताओ। बड़ा आसान सवाल है। आपको इसमें सप्लायर का टी अकाउंट बनाना है, बना लें। मुझे बताएं क्या आंसर आ रहा है, क्योंकि ये मैं नहीं कराऊंगा, ये आप कीजिएगा। इसमें मैं ये बताना है कि हमारे सप्लायर का बैलेंस कितना है। जी बेटा, क्या आंसर आ रहा है? ये आंसर आ रहा है, ठीक है। बाकी बचे देख लें, ये आंसर आ रहा है, बहुत आसान। ठीक है ठीक है, ओके आगे चलते हैं सर। आगे चलते हैं। ये रेशोज के हैं, ये आप बाद में कर लीजिएगा, रेशोज हम डिस्कस कर चुके हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको वो कराऊं। चलें जी। ये 11 है, ये भी एमसीक्यू बच्चों को तंग करता है। अब इसमें बोला है कि ग्रॉस प्रॉफिट बताओ। अब देखें, पेपर में जब कोई मिसिंग फिगर पूछता है ना, कोई भी मिसिंग फिगर पूछे, तो या तो टी अकाउंट बनाना पड़ता है, जैसे हमने सेल्स के लिए टी अकाउंट बनाया ऊपर, या फिर इक्वेशन बनानी पड़ती है, जैसे कॉस्ट ऑफ सेल्स की इक्वेशन,
ठीक है, या फिर रेशोस। रेशियोज तब अप्लाई होता है जब सवाल में कोई रेशियो दिया हो, इधर कोई रेशियो दिया ही नहीं है। कई सवालों में लिखता है कि रेट ऑफ इन्वेंटरी टर्नओवर इतना है, तो फिर हम उसका फॉर्मूला यूज करते हैं। तो तीन तरीके हैं, फॉर्मूला, इक्वेशन, टी अकाउंट। तो ये जो सवाल है इसमें कोई टी अकाउंट नहीं बन सकता, न ही इसने कोई रेशियो वोशियो दिया था कि फॉर्मूला लगाएं। तो ये सिर्फ एक ही तरीके से होगा, वो इक्वेशन से होगा। तो आप ग्रॉस प्रॉफिट की इक्वेशन बनाएं। सर क्या मतलब? सर ग्रॉस प्रॉफिट की एक इक्वेशन तो ये है कि सेल्स माइनस, सॉरी, एक इक्वेशन ये है, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स इज इक्वल टू जीपी। ठीक है, एक इक्वेशन ये है। दूसरी इक्वेशन ये है कि जीपी माइनस एक्सपेंसेस प्लस अदर इनकम प्लस इनकम लिख देता हूं, इज इक्वल टू प्रॉफिट। एक ही इक्वेशन है। तो इक्वेशन देखें कौन सी लगनी है, तो बताएं इसका क्या आंसर आएगा। अब या तो ये इक्वेशन लगाएं अगर आपको सवाल में सेल्स इन कॉस्ट ऑफ सेल्स दी हुई है, या फिर एक ये इक्वेशन लगाएं। अब बराए मेहरबानी अगर आप ये वाला तरीका यूज करेंगे, कौन सा वाला, ये वाला, तो फिर आप सेल्स मत लीजिएगा, फिर आप परचेज मत लीजिएगा। जो एक्सपेंस है वो लें, जो अदर इनकम है वो लें। एक्सपेंस कौन से, जो जीपी के बाद आते हैं, और अदर इनकम वो जो जीपी के बाद आती है, इन प्रॉफिट लें। आंसर आ जाएगा। आई थिंक डी चलिए, इसका आंसर है। डी इसका आंसर है, चलिए देख लेते हैं। कैरेज इनवर्ट तो नहीं आएगा, मैं पहले पढ़ लेता हूँ। व्हाट वाज द ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द ईयर, अच्छा ऊपर प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट लिख लेते हैं, 31,000 है। ठीक है, और क्या है, और हमारे पास ये इनकम में जाएगा, प्लस कर दी, ये आगे जाके माइनस हो जाएगा, डिस्काउंट रिसीव प्लस कर लीजिएगा, अदर एक्सपेंस माइनस कर लीजिएगा, प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल प्लस कर लीजिएगा। ठीक है, एंड ये फिर जो आंसर आएगा वो जाके 31,000 से एडजस्ट कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। कैरेज इनवर्ट हमारे काम का नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है जी, सही, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। 20 हो गया, एक मिनट में ये बंद कर। चलिए जी, आपको मैंने ऊपर इक्वेशन बताई थी, याद है? आपको मैंने इक्वेशन बताई थी, ओपनिंग कैपिटल ये उस तरीके से होगा, शाबाश करें। आपको मैंने कहा था ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग, ठीक है ना, प्लस मैंने बोला था इन्वेस्टमेंट या एडिशनल कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल, ये उससे होगा। जल्दी से करें, क्या आंसर आएगा इसका? सी आ रहा है आंसर, ठीक है बेटा, देख लेते हैं। ये तो मेरे ख्याल से बहुत आसान है, अब बच्चों का सबका हो जाएगा। ठीक है बेटा, सिंपल है बेटा, ओपनिंग कैपिटल लें, प्रॉफिट ऐड कर दें, ड्राइंग माइनस कर दें। ड्राइंग का मैंने बताया था कि कॉस्ट और सेलिंग प्राइस हो तो कॉस्ट लेंगे, और व्हीकल ट्रांसफर का मैंने बताया था एग्रीड वैल्यू और बुक वैल्यू और कॉस्ट हो, एग्रीड वैल्यू लेंगे। ठीक है, अच्छा जी, चलिए जी, थोड़ा सा मुश्किल सवाल करते हैं, थोड़ा स्पीड देते हैं और मुश्किल और सवाल करते हैं। ये वाला सवाल देखें, 11 नंबर। इसमें बोला है ग्रॉस प्रॉफिट बताएं, इसमें बोला है ग्रॉस प्रॉफिट बताएं जी। मुझे तकरीबन 5-10 मिनट। ओके, इस सवाल में आपको जो है ना परचेजेस दी हुई हैं, ये क्लोजिंग इन्वेंट्री है। ठीक है, इस सवाल में आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हुई है, ठीक है, परचेजेस नहीं दी हुई। तो परचेजेस के लिए हम ये करेंगे कि आपको पेमेंट टू सप्लायर दिया हुआ है, साल के आखिर में ओविंग आ रहा है, ये आप इसमें ऐड कर दें। कभी कभार ये होता है कि एक्सपेंस अगर मैं फाइंड कर रहा हूँ ना, तो साल के आखिर में जो ओविंग होता है वो प्लस कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने सप्लायर को पेमेंट की थी 60,000 की, 5,000 बाकी थी, तो इसका मतलब 65,000 की हमारी परचेजेस हो गई। ठीक है, हमें सेल्स नहीं पता, तो आपको रिसीट फ्रॉम कस्टमर दिया हुआ है, साल के आखिर में इतना ओविंग है, प्लस कर दें, आपके पास सेल्स आ जाएगी, जो ओरिजिनल सेल्स थी वो आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास सेल्स आ जाएगी, हमारे पास परचेज आ जाएगी, ये हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री है। तो पहला काम है, पहला काम ये कि आपने कॉस्ट ऑफ सेल्स फाइंड करनी है, उसको एडजस्ट करेंगे सेल्स के साथ, तो आपके पास जीपी आ जाएगा। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं, आगे हम सवाल देख लेते हैं। ये वाला सवाल देखें आप, जो हैं 17 नहीं, बल्कि आप ये वाला सवाल देखें। अस्सलाम वालेकुम। जी, अल्लाह का करम, अल्लाह के संग। ये वाला सवाल देखें, जी पढ़ा रहा हूँ मैं। ठीक है, 12 देखें बेटा।
ट्वेल्व देखें, ट्वेल्व का डी आंसर आ रहा है। ट्वेल्व तो मुझे लग रहा है बहुत आसान है यार, बच्चों वाला है, गलती से मैंने दे दिया। अगर आपको सवाल में वो नहीं दिया हो, क्या बोलते हैं, कैपिटल नहीं दिया हो, आपको इक्वेशन तो पता है ना, ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग प्लस एडिशनल कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। तो सवाल में अगर कैपिटल नहीं दिया हो तो बहुत आसान है, एसेट में से लायबिलिटी माइनस कर दें, कैपिटल आ जाएगा। तो यहाँ से ओपनिंग कैपिटल आएगा, यहाँ से क्लोजिंग कैपिटल आएगा, ड्राइंग दी हुई एडजस्ट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ, थोड़ा अच्छे सवाल डिस्कस कर लेते हैं, टाइम कम है, तो हम कुछ ये सवाल करें ना बेटा, यार ये सवाल बड़ा प्यारा सवाल है, इसने ही बच्चों को बड़ा तंग किया था। एक वो जो 4300 वाला था वो, और एक ये बच्चों को बड़ा तंग करता है ये, इसका आंसर दें, मान जाऊंगा, लेजेंड है आप। अच्छा एक बात हमेशा याद रखें, जैसे इसने लिखा हुआ है ना, चलो मैं कुछ, चलो आसान नहीं करता, चलो आप खुद करें, अगर मैं इससे आसान करूंगा फायदा नहीं होगा। होगा ये भी उसी इक्वेशन से। जी बेटा, क्या आंसर है यार? ओके, देख लेता हूँ बेटा। तो प्रॉफिट के लिए हमें ये करना पड़ेगा, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, ठीक है, प्लस ड्राइंग, और फिर माइनस एडिशनल कैपिटल। ठीक है, ये क्वेश्चन बनेगा। अच्छा गाइस, चलिए सारे बच्चों ने कहा डी, देख लेते हैं। एक छोटी सी बात याद रखिएगा, कभी कभार वो क्लोजिंग एंड ओपनिंग कैपिटल नहीं देगा, वो उसकी जगह बोलेगा इंक्रीज इन कैपिटल, वो इसकी जगह बोलेगा इंक्रीज इन नेट एसेट। नेट एसेट भी कैपिटल का दूसरा नाम। नेट एसेट किसे कहते हैं? एसेट माइनस लायबिलिटी को कहते हैं। तो कैपिटल का दूसरा नाम है। तो यहाँ सवाल में इसने बोला है इंक्रीज इन नेट एसेट बाय 1210। इसका मतलब क्या, हमारा क्लोजिंग ज्यादा है, यानी हम ओपनिंग क्लोजिंग नहीं लिखेंगे, उसकी जगह कोई एक आइटम लिख लेंगे, बाकी को निल कर देंगे। तो इसका मतलब हमारा क्लोजिंग ज्यादा है, ये मैंने पहले ही बताया था। तो इसका मतलब हमारा क्लोजिंग कितना है, हमारा क्लोजिंग कैपिटल है 1210, ओपनिंग को हम इग्नोर कर देंगे। उसके बाद आते हैं थर्ड पे एंड सेकंड पे। थर्ड में कैश की ड्राइंग भी है, सेकंड में गुड्स की ड्राइंग भी है, तो हम कॉस्ट लेंगे 6200 और 9750। बताएं कितना हो जाएगा, जल्दी बताएं। 6000 प्लस 9000 ये हो जाएगा 15000, 15950 हो जाएगा, 15950 हो जाएगा, ये प्लस करेंगे बेटा। ठीक है, 15950 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं इसके ऊपर, आते हैं वन के ऊपर आते हैं। पेमेंट आउट ऑफ सिम पर्सनल बैंक अकाउंट, मतलब वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, या एडिशनल कैपिटल का मतलब क्या होता है? एडिशनल कैपिटल का मतलब वो पैसा जो ओनर ने बिजनेस में लगाया, या वो फायदा जो ओनर ने बिजनेस को दिया, बिजनेस को, अपने घर को नहीं। तो यहाँ इसने दो फायदे लिखे हुए हैं। एक, इसने रेंट पे किया बिजनेस ऑफिस का 3600, ठीक है, ये फायदा उसने बिजनेस को दिया है। दूसरा, उसने अपने घर का 2000 पे किया। तो यार घर का मामला घर पे रखो यार। हम एडिशनल कैपिटल का मतलब क्या लेते हैं? एडिशनल कैपिटल का मतलब वो इन्वेस्टमेंट जो बिजनेस में आई, या वो फायदा जो आपने बिजनेस को दिया। तो बिजनेस को जो फायदा दिया वो 3600 का दिया है, ये आपका एडिशनल कैपिटल कंसीडर होगा, और ये इसमें से माइनस होगा, बाकी हम इग्नोर कर देंगे। तो बताएं क्या आंसर है? 1210 प्लस 15950 की टोटल ड्राइंग भी थी, एंड देन माइनस करेंगे 3600। क्या आंसर आया? ज्यादातर बच्चों ने डी और बी दिया था, देखते हैं किसका आंसर सही है। 13560 बी आंसर आएगा, बट ठीक है बेटा। अच्छा, आज की क्लास यहीं तक की रही थी। अभी कल मैं एक और ऑनलाइन क्लास रखूंगा, ताकि छोटे मोटे टॉपिक हमारे कवर हो जाएं। बच्चों ने कॉस्टिंग का मुझे बोला है कि सर कॉस्टिंग क्लास में करवाएं, तो मैं बड़ी क्लास रखूंगा फिर मंडे के दिन, 1.5 घंटे की। मुझे करवाना है मार्जिनल कॉस्टिंग, तो वो मजाक नहीं है, उसके लिए थोड़ा लेवल हाई करना पड़ेगा आपको। तो मैं 1.5 घंटे की मंडे एंड ट्यूसडे की क्लास रखूंगा, थोड़ी बड़ी रखूंगा, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। ठीक है, कल मैं फीफो एफ को वगैरह ये करा दूंगा, सही है। तो कल हम इन्वेंट्री के छोटे मोटे सवाल हैं वो कर लेंगे, एंड इंशाल्लाह मंडे एंड ट्यूसडे को मैं आपको मार्जिनल कॉस्टिंग कराऊंगा, लेकिन क्लास 1.5 घंटे की रखूंगा, ताकि सुकून से समझ समझ के हम चीज़ों को करें। ठीक है, अल्लाह हाफिज बेटा, अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद।